नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गोंड है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं वसंत कन्या महाविद्यालय के इतिहास विभाग में। और ये प्रस्तुत जो कोर्स है इसका टाइटल है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द ब्रिटिश राज। ये फर्स्ट मॉड्यूल है, इंडियन इकोनॉमी इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी एंड एडवेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका ये चौथा लेक्चर है। चौथे लेक्चर का जो टाइटल है इंडियन इकोनॉमी इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। इस क्रम में जो पिछले 3 लेक्चर हुए हैं उन लेक्चर्स में हम लोगों ने अलग अलग समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर एक अध्ययन करने की कोशिश की है, जिसमें अलग अलग कालखंड में मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो जो उन कोर्सेज में बात किए गए इंडियन इकोनॉमी थ्रू द एजेस के माध्यम से, कि कैसे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो प्राचीन भारत में थी, कैसे उसका विकास हुआ, कैसे भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनी, और इसके साथ ही मध्यकालीन व्यवस्था में जब अलग अलग साम्राज्यों का गठन हुआ उन साम्राज्यों में भारतीय अर्थव्यवस्था किन महत्वपूर्ण पड़ावों से होकर गुजरी। इसी क्रम में इसके पिछले का जो तीसरा लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में हम लोगों ने ये भी देखने या समझने की कोशिश की थी कि यूरोप में किस प्रकार से आर्थिक बदलाव हुए 18वीं शताब्दी तक, ताकि आगे जब हम 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तो उसमें जो महत्वपूर्ण एक हिस्सा है भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या और दूसरे विदेशी कंपनियां जब अपने व्यापार और बाद में साम्राज्य का विस्तार करेंगी तो हम यह समझ पाए। इसलिए जो इस श्रृंखला का तीसरा जो व्याख्यान था वो व्याख्यान यूरोपीय अर्थव्यवस्था के ऊपर था, जिसमें विस्तार से बात की गई यूरोपीय अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में 1453 से लेके कैसे जो है जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था है वो वाणिज्यवाद, व्यापारवाद और जो पूंजीवाद है वहां तक वो पहुंची, और बाद में शेयर होल्डिंग कंपनियों या अर्थव्यवस्था का दौर शुरू हुआ और भारत और यूरोप के मध्य समुद्री व्यापार के माध्यम से एक जुड़ाव हो पाया, और विश्व में किस प्रकार से औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई जिसने वैश्विक बाजार को एक महत्वपूर्ण दिशा दी। और इसी दिशा का परिणाम था कि भारत में यूरोपीय व्यापारी वो भारतीय भूभाग तक पहुंचे और अपने व्यापार को उन्होंने आरंभ किया समुद्री रास्ते के माध्यम से। और इसी क्रम में हम आज देखेंगे 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से रही थी या किस प्रकार की थी। तो 18वीं शताब्दी एक अपने आप में बहुत ही दिलचस्प समय है भारत के दृष्टिकोण से। जैसा कि जब हम मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में अध्ययन कर रहे थे दूसरे व्याख्यान में, तो उस व्याख्यान में हमने बताया था कि मध्यकालीन भारत 2 भागों में विभाजित करके मुख्यतः देखा जा सकता है। एक तो दिल्ली सल्तनत का जो समय है जिसकी शुरुआत 1206 से 1526 तक है, और दूसरा जो है वो 1526 से लेके 1857 तक का समय, जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का समय आता है उस समय तक हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन मुख्य तौर पे मुगल सत्ता का जो केंद्र है वो मुगल सत्ता का केंद्र अगर हम देखें सशक्तिकरण के माध्यम से तो बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तक आता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, यानी 18वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, और उसके बाद से 18वीं शताब्दी में एक खास किस्म की घटनाओं का दौर शुरू होता है। क्योंकि हम देखेंगे या इतिहास की किताबों में अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके बाद कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली मुगल शासक नहीं हुए जो एक समेकित साम्राज्य पे शासन कर सके और साथ ही साथ उस तरह की व्यवस्थाओं को नियंत्रित कर सके जो इनके पूर्ववर्ती शासकों ने किया था, चाहे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो या अर्थव्यवस्था से संबंधित जो अलग अलग प्रशासकीय कदम थे उन कदमों को उठाने में हो। मुगल काल से पहले मध्यकाल में या मुगल काल के दौरान जो एक विशिष्ट व्यवस्था विकसित हुई थी वो जागीरदारी व्यवस्था थी, जिसके बारे में दूसरे अध्याय व्याख्यान में हम लोगों ने इसकी बात की कि कैसे जागीरदारी व्यवस्था वास्तव में वो लोग जो राज्य की सेवा में थे उनको दी जाने वाली भूमि थी
और उस भूमि पे खेती करने वाले किसानों और उनसे प्राप्त होने वाली आय के माध्यम से वो सेवादार अपना खर्च चलाते थे और अलग अलग साधनों के माध्यम से वो राजस्व वसूला करते थे। और यही चल के मुगल काल में अलग से एक जागीरदारी व्यवस्था के तौर पे स्थापित होती है, जिसको 18वीं शताब्दी तक आते आते भारी संख्या में जागीरदारी जो व्यवस्था है उसके माध्यम से जागीरदारों और जमींदारों का जन्म हुआ। और इन जागीरदारों और जमींदारों ने जो कृषि व्यवस्था थी 18वीं शताब्दी में, उसको उन्होंने बहुत हद तक नियंत्रित किया और भारतीय किसान उनके अधीन कार्य करता रहा। हालांकि इस समय भी भारतीय कृषि उपज और भारतीय कृषि व्यवस्था वो लगातार कार्य करती रही और भारतीय जो कृषि व्यवस्था थी वो जो है 18वीं शताब्दी में भी अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार बनी रही, जिस पे अभी हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी बात में बताया कि जो 18वीं शताब्दी है वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय काल है, क्योंकि इस काल को एक तरीके से इस तरह से देखा जाता है, जबकि मुगल सत्ता एक तरफ अपने पतन की ओर बढ़ती है तो दूसरे तरफ और दूसरी जो शक्तियां हैं वो भारत में अपना स्थान बनाना शुरू करती है। और ये एक खास किस्म का जो है संक्रमण का काल माना जाता है इतिहासकारों के मध्य। इसीलिए इस काल के ऊपर कई सारे वाद विवाद या डिबेट या लेखन हमें दिखाई पड़ते हैं, या इतिहासकारों के मध्य एक तरीके का डिबेट का क्रम दिखता है। इसलिए जो परंपरावादी इतिहासकार हैं इस काल को एक डार्क एज के तौर पे देखते हैं, एक ऐसा काल जो अंधकार युग था। और इसमें ब्रिटिश इतिहासकार भी कुछ शामिल हैं जो भारत में कंपनी के शासन को न्यायोचित ठहराने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वो बताते हैं कि कैसे जो भारत में 18वीं शताब्दी थी वो एक ऐसे अंधकार के समय का युग से जुड़ी हुई थी जिसमें कि किसी भी तरह का कोई विकास या कोई शांति का क्षेत्र नहीं दिखता और वहाँ हर तरफ अशांति थी। कारण था कि कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी और अलग अलग तरह के सत्ताओं के ऊपर जो नियंत्रण था वो क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा किया जा रहा था। इसलिए उन्होंने इस काल को एक अंधकार युग कहा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस काल के संदर्भ में मुख्य तौर पे जो संशोधनवादी इतिहासकार हुए जिन्होंने भारत में 18वीं शताब्दी के ऊपर काम किया, जैसे अगर हम सतीश चंद्रा को देखें या इरफान हबीब को देखें या और जो दूसरे क्षेत्रीय इतिहासकार हैं, चाहे दिलबाग सिंह हो, असीम दास गुप्ता हो, केरिन लियोनार्ड हो या सीए बेली जिन्होंने रूलर्स टाउन्स एंड बाजार नामक पुस्तक की रचना की, तो उसमें उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि कोई भी जो एक साम्राज्य है वो भले ही अपने आप में उसका पतन हो रहा है, लेकिन साम्राज्य का वास्तव में डिक्लाइन न होकर डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी कि वो पतन न करके विखंडित होता है। और इस काल में हमको क्षेत्रीय शक्तियां जो रीजनल पावर हैं वो इमर्ज होते हुए दिखाई देंगे। और इन जो है मुगल साम्राज्य के डिसइंटीग्रेशन या विखंडन के बाद बंगाल में, अवध में, हैदराबाद में, कर्नाटक में, मैसूर में और इवन पश्चिमी भारत में अगर हम देखें तो एक अलग अलग क्षेत्रीय सत्ताओं का जो दौर है वो शुरू होता है और उनके अधीन जो स्थानीय स्तर पे हम देखें तो जो संस्कृति, आर्थिक या कला के क्षेत्र में जो विस्तार है वो स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ता है। इसके विषय में अगर हम अध्ययन करें चाहे कला की या संस्कृति की, जैसे कुछ उदाहरण हम बताएं, जैसे उर्दू भाषा जो है वो इस समय विकसित हुई, उसी तरह से जो क्षेत्रीय जो व्यापार है वो विकसित हो रहा है बंगाल के रास्ते, या अगर हम कहें दक्षिण भारत में जो नवाबशिप विकसित हुई हैदराबाद के निजाम के समय वहाँ से, या अवध में लखनऊ और अवध का पूरा क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश और कुछ हिस्सा बिहार का उस पूरे क्षेत्र में शामिल था। और बंगाल में शुरू हुई उस नवाबी व्यवस्था में हम देखते हैं कि वहाँ व्यापार में भी
भारी वृद्धि हुई। और इस दौरान का जब इस काल का जब हम अध्ययन करेंगे, खास तौर से अलग अलग भागों का, तो उसमें भी पता चलेगा कि ये कैसे हो रहा था। साथ ही यह जो काल है, इस काल में होने वाले व्यापार ने, जैसा कि पहले पिछले व्याख्यान में मैंने बताया कि कैसे जो है यूरोप में भी आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे। उन आर्थिक परिवर्तनों और भारत में के व्यापारिक गतिविधियों ने जो पश्चिम की जो व्यापारिक कंपनियां थी उनको आकर्षित किया। और केवल वो आकर्षित ही नहीं किया बल्कि उन कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा और भारत की राजनीतिक अस्थिरता ने उन्हें अपना यहाँ राजनीतिक सत्ता कायम करने का एक मौका दिया। इन कंपनियों में सबसे प्रमुख कंपनी जो बाद में जाके आगे एक अपना साम्राज्य खड़ा करती है इसी दौरान, उसमें थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके साथ ही और दूसरी कंपनियों में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट कंपनियां शामिल थी। अब हम देखें जो 18वीं शताब्दी का जो एग्रीकल्चर या जो अर्थव्यवस्था और उद्योग है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी उन्हीं कालों की तरह है जैसा कि पूर्ववर्ती काल में हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस समय भी जो कृषि व्यवस्था है, उस कृषि व्यवस्था जो थी वो उत्पादन व्यवस्था का मुख्य आधार थी 18वीं शताब्दी में भी। और इसके साथ ही साथ इसमें उत्पादन व्यवस्था में भी और वृद्धि हुई या और अलग किस्म का परिवर्तन भी हमें दिखाई दिया। वो परंपरागत अर्थव्यवस्था की तरह ही कार्य करती रही। और भले ही 18वीं शताब्दी में आपसी युद्ध हुए हों अलग अलग राजाओं के द्वारा, लेकिन इन सब के बावजूद उस समय 18वीं शताब्दी में जनसंख्या का भी एक विस्तार हमें दिखाई पड़ता है। इस तरह से अगर हम देखें तो भारत में 18वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था, उसके दो महत्वपूर्ण आधार स्तंभ दिखाई पड़ते हैं। एक जो है वो कृषि, जैसा कि मैंने पूर्ववर्ती उल्लेख किया, और दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि जो लघु उद्योग है या हस्तशिल्प उद्योग है, उनका जो एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इस समय ये अपने फलते फूलते स्थिति में बने रहे। मुख्य तौर पे किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों की जो स्थिति थी या जो अर्थव्यवस्था में योगदान था कृषि के क्षेत्र में, वो हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि भारत की अधिकतम जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या थी जो कृषि पर निर्भर थी। और इसका मुख्य कारण ये था भारत की भौगोलिक परिस्थिति, क्योंकि भारतीय भौगोलिक परिस्थिति प्राकृतिक तौर पे कृषि के लिए एक अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। और इसके पीछे का मुख्य कारण है यहाँ का भौगोलिक वातावरण। इस तरह अगर हम देखें 18वीं शताब्दी का जो अर्थव्यवस्था है उसको दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, खास तौर से कृषिगत अर्थव्यवस्था को। और वो दो मुख्य वर्गों पे निर्भर थी। उसमें से एक किसान था और दूसरा जो है किसान और रैयत था, और दूसरा जो है जमींदार दिखाई पड़ते हैं। और इसमें जो जमींदार हैं, जो जमींदार वर्ग है, उसके पास जो है महत्वपूर्ण शक्तियां संकेंद्रित थी। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो उनके अंतर्गत आने वाली भूमि थी वो जागीरदारी के अंतर्गत आती थी। और इसने जो है अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो कृषि के उत्पादन, वितरण और किसानों से संबंधित जितनी भी गतिविधियां थी उसको नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण था कि भारत में और दूसरे समुदाय भी जो कृषि पर निर्भर थे, कृषि उत्पादों पर निर्भर थे, वो भी इस समय विकसित होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि जो वीविंग क्लास है, जिनमें जुलाहे और बुनकर वर्ग शामिल हैं, वो दिखाई देगा। लुहार जो हैं वो दिखाई देंगे। इन सब के का जो एक व्यावसायिक करण है, वो व्यवसाय कृषि से उत्पादित वस्तुओं और उनसे जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। दूसरा, अगर हम इस समय एग्रीकल्चर को देखने की कोशिश करें तो उस समय का जो एग्रीकल्चर है 18वीं शताब्दी में, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत व्यापक परिवर्तन आया, ये पुरानी व्यवस्थाओं पे भी ही आधारित था। जैसा मैंने पूर्व में उल्लेख किया, वो जागीरदारी व्यवस्था से निकला हुआ था, लेकिन उसमें जागीरदार, जमींदार और रैयत
इनके बीच का आपसी संबंध के माध्यम से कृषि के उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया निर्भर थी। इसलिए इस समय अगर हम देखें कि जो केंद्रीय शासन वर्ग था, उसमें जमींदार और जागीरदार वर्ग, ये दोनों ही वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति में दिखाई पड़ता है, जिसने जो है कृषिगत जो किसान वर्ग था यानी उत्पादन वर्ग, उसको उसने नियंत्रित किया। और जो खेतों में काम करने वाला वर्ग था, जिसको किसान बोला जाता था, वो रैयत कहलाता था, जो इनकी जागीरों पे या जमींदारियों में या उन भूमियों पे काम करता था, जो कि भारतीय कृषिगत व्यवस्था की बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक आधार है वो दिखाई पड़ता है। इस समय की जो 18वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण फसलें थी, उन फसलों में अगर हम एक बार नजर दौड़ाएं, जो मुख्यतया उगाई जाती थी, जो भारत के अलग अलग नदी घाटी या बेसिन हैं, उनमें जैसे हम ब्रह्मपुत्रा की बात करें, गंगा नदी घाटी की बात करें, पश्चिमी घाट की बात करें, कावेरी नदी घाटी की बात करें, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या महानदी की घाटी की बात करें, उनमें ज़्यादातर जो उगाई जाने वाली फसलें थी, उनमें था धान, ज्वार, बाजरा और और जो है मोटे अनाज, जिनको बड़े पैमाने पे इन क्षेत्रों में उगाया जाता था। उसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो उनका विस्तार और दूसरे क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ता है। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य भारत, ये भी कृषि उत्पादन और कृषि के व्यवसाय के बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आते थे, जहाँ पे बड़े पैमाने में गेहूं का उत्पादन किया जाता था। और इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करें और दूसरे जो अनाज हैं, वो भी इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे उगाए जाते थे। और यदि मक्का या बाजरा या अगर हम देखें दूसरे अनाज जहां जिनमें पानी की कम खपत होती है, इन अनाजों को हम मोटे अनाज के तौर पे देखते हैं, उनका भी बड़े पैमाने पे खेती किया जाता था। तो इस प्रकार अगर हम देखें इस समय जो अर्थव्यवस्था थी का जो उत्पादन है कृषिगत अर्थव्यवस्था का, उसमें भले ही अलग अलग जो व्यवस्थाएं मौजूद थी, जागीरदारी, जमींदारी या रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले किसान जो थे, वो किसान कृषि उत्पादन में लगे हुए थे। और ये बिल्कुल उसी तरह की व्यवस्था थी जो कि पहले से चली आ रही व्यवस्था थी, मुगल काल की व्यवस्था। और उसमें किसानों का जो स्थिति है वो बिल्कुल उसी तरीके से था जैसे पूर्व। लेकिन भारत में जो मांग थी, उस मांग के हिसाब से जो किसान है वो उत्पादन कर रहा था। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी महत्वपूर्ण जो खाद्यान्न थे, वो भी इस समय कृषि मांग के हिसाब से उगाए जा रहे हैं किसानों के द्वारा, जिनमें तिलहन हो गया, दालें हो गई, और इसके अलावा डेली खाने में प्रयोग, मतलब रोज खाने में प्रयोग में लाई जाने वाले जो वस्तुएं हैं, वो भी किसानों के द्वारा उगाई जा रही हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अगर हम देखें उनके कृषिगत संस्कृति का हिस्सा बनी। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें जो किसान के द्वारा उत्पादित कृषिगत उत्पाद थे, वो आगे चल के जो है और दूसरे उत्पादन में, मुख्य तौर पे खाद्यान्न उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। इनके अलावा और भी कई सारी फसलें थी जो कि मुख्य तौर पे उगाई जा रही थी, जो खाद्यान्नों से अलग दिखाई देती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अफीम, कॉटन और इंडिगो, यानी कि अफीम, कपास और नील की खेती जो कि किसानों द्वारा की जाती थी, ये नगदी फसलें कहलाती हैं। जो खाद्यान्न उत्पादित जो वस्तुएं हैं, ये उनसे अलग हैं। इस तरह से देखें हम 18वीं शताब्दी में जो कृषिगत उत्पादन था, वो ज्यादातर निर्भर था भारतीय मानसून पे। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया कि भारत का जो कृषि है, कृषि व्यवस्था है, वो मानसून के ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन अगर मानसून सही नहीं रहा तो कृषि का उत्पादन भी इससे प्रभावित होता था या हो रहा था। 18वीं शताब्दी में भी वो चीजें दिखाई पड़ती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके लिए नहरों का विकास जो है वो बड़े पैमाने पे नहीं किया गया। नहरों का विकास न होने के चलते कई बार हमें इस समय अलग अलग क्षेत्रों में अकाल दिखाई पड़ता है। बाद के वर्षों में भी नहरों के विकास पे उतना जोर नहीं दिया गया, और इसलिए हम देखते हैं कि इस कालखंड में
अलग अलग क्षेत्रों में अकाल दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि दक्कन में हमें 1705 से 1708 के बीच, मद्रास में 1709 से 1711 के बीच, बंगाल में 1717 से 18 के बीच, अहमदाबाद में और सूरत में भी हमें अकाल पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। 1722 में बॉम्बे में, और 1731 से 1734 और 1737 में मद्रास में, और फिर 1742 में बॉम्बे में हमें अकाल पड़ता हुआ दिखाई देता है। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें और दूसरे क्षेत्र बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद और दूसरे क्षेत्र भी अगर देखें कृषि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल थे। उसी तरीके से अगर हम देखें मुख्य तौर पे सैद्धांतिक आधार पे मुगल व्यवस्था में जो जो कृषि था या जो कृषि का कार्य था वो इन क्षेत्रों में मुगल शासक के द्वारा ही किया जाता था या उसके नाम पे किया जाता था। लेकिन वास्तव में जब मुगल शक्ति उतनी शक्तिशाली नहीं रही शासकों की या बादशाहों की, तो उसके बाद ये काम जागीरदारों द्वारा नियंत्रित किया जाने लगा। और 18वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पे ये चीजें हमें दिखाई पड़ती है, जब जागीरदार और जागीरदारों से संबंधित जो जमींदार थे वो कृषि संबंधित गतिविधियों पे नियंत्रण रखना शुरू करते हैं। उत्पादन और किसानों की जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं के आधार पे वो सभी कृषिगत गतिविधियों पे नियंत्रण कर रहे थे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जागीरदार जो है वो इन्हीं हिस्सों से अपना अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं बना के न केवल टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि उसके लिए उन्होंने अपने रेवेन्यू को या कर को प्राप्त करने के लिए अलग से लोगों की व्यवस्था कर रखी है। इसके साथ ही साथ जो इस समय कर का संग्रह करने का तरीका था, राजस्व संग्रह करने का तरीका, उसको इजारा व्यवस्था कहते हैं, जो मुगल काल में ही विकसित हुआ था। लेकिन इस समय और ज्यादा अगर हम कहें तो प्रयोग में लाया जा रहा था। और इजारेदारी व्यवस्था एक तरीके से ठेकेदारी व्यवस्था होती थी, जिसमें ठेके पे कर संग्रह का अधिकार जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसको दे दिया जाता था, और बाद में वह कर जो है किसानों से लेकर और फिर वह जागीरदार को या संबंधित जो व्यक्ति था उसको वो देता था। और इस तरीके से अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था खास तौर से किसानों के लिए नहीं थी, क्योंकि इसमें वो जो इजारेदार था, वो इजारेदार या उसके द्वारा की जाने वाली इजारेदारी वो किसानों के कल्याण के लिए न होके बल्कि किसानों के अभिशाप की तरह काम करता था, और किसानों से भरपूर मात्रा में ये चीजें वसूली जाती थी। उसी प्रकार से अगर हम देखें किसानों के संदर्भ में जो इस समय 18वीं शताब्दी में दिखाई पड़ता है, उसमें दो तरह के किसान दिखते हैं। एक खुद कास्त और दूसरे को कहा जाता था पही कास्त, जो दूसरे प्रकार का किसान था। खुद कास्ट वह किसान होता था जिसकी अपनी स्वयं की भूमि होती थी और वो उसके उत्पादन उसके माध्यम से वो जिम्मेदार होता था, और वो उत्पादन का स्वयंभू मालिक होता था। उसी तरीके से पही कास्ट उस तरह के किसान होते थे जिसकी अपनी भूमि नहीं थी, और वो दूसरों की भूमि पे रह लेके अपने लिए काम करते थे, और उत्पादन का बाकी हिस्सा वो उनसे साझा करते थे। मुख्य अगर हम इसको साधारण शब्द में कहें तो खुद कास्त वो उस तरह के किसान थे जिनकी अपनी भूमि थी और जिसपे वो खेती करते थे। पही कास्त उस तरह के किसान हुआ करते थे जो दूसरों की भूमि पे खेती करते थे और बदले में उनको उत्पादन का कुछ हिस्सा मिलता था, और अधिकतर हिस्सा जो भूमि का मालिक था वो उसके पास चला जाता था। इस समय 18वीं शताब्दी में ट्रेड के हिसाब से देखें, व्यापार और निर्यात और साथ ही साथ उद्योगों के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विकास हुआ था। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो जो कपड़ा उद्योग था वो काफी फला फूला और उसके व्यापार में काफी वृद्धि हुई। खास तौर से अगर हम देखें तो कपड़ा जो भारतीय कपड़ा उत्पादन था उसका अलग अलग विश्व के हिस्सों में न केवल एक्सपोर्ट किया जाता था, बड़े पैमाने पे उसका उत्पादन भी किया जाता था। उसी तरीके से अगर हम देखें तो रेशम का कपड़ा उसका भी उत्पादन होता था। इसके अलावा कपड़ों को रंगने के लिए नील का भी उत्पादन होता था, सोरे का उत्पादन होता था, चावल का उत्पादन होता था, अफीम का उत्पादन होता था, गेहूं का उत्पादन होता था, गन्ने का उत्पादन या गन्ने से बने हुए
सिरे का उत्पादन जो है इस समय हो रहा है, कॉपर और भी मसाले, काली मिर्च, उसका भी बड़े पैमाने पे उत्पादन किया जाता था। और वो केवल उत्पादन ही नहीं किया जाता था बल्कि उनकी मांग विश्व के अलग अलग हिस्सों में थी और उनका विश्व के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता था, जो कृषि उत्पादन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार थे। इसके अलावा अलग अलग जो 18वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो अलग अलग शहरों, नगरों और साथ ही उत्पादन के केंद्रों का बहुत तेजी से विकास हुआ, जिसमें बंगाल में अगर हम देखें ढाका, मुर्शिदाबाद, बिहार में पटना, गुजरात में सूरत, अहमदाबाद और भरहुत, मध्य प्रदेश में चंदेरी, महाराष्ट्र में बुरहानपुर, उत्तर प्रदेश में जौनपुर, बनारस, लखनऊ, आगरा, पंजाब, मुल्तान, लाहौर, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, इसके अलावा औरंगाबाद, इसके अलावा चिकलूर और विशाखापट्टनम, कर्नाटका, बंगलुरु, तमिलनाडु, कोयम्बटूर, मदुरई, ये प्रमुख ऐसे केंद्र थे जो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री या कपड़ा उद्योग के केंद्र माने जाते थे, जहां बड़े पैमाने पे कपड़ा भारतीय बुनकरों के द्वारा बनाया जाता था और भारतीय बुनकरों के द्वारा बनाया गया कपड़ा पूरे विश्व भर में उसकी मांग थी और भारत एक बहुत बड़ा निर्यातक था, जो भारतीय कृषि से ही संभव हो पाया, कृषि उत्पादों से संभव हो पाया, या 18वीं शताब्दी में जो भारतीय कृषि व्यवस्था थी उसके उत्पादन और भारतीय अर्थव्यवस्था में इनसे जुड़े हुए जो चीजें थी उसका परिणाम हमें दिखाई पड़ता है। उसी तरह से अगर हम आगे देखें तो जो भारत से जो ऊनी वस्त्र हैं, गर्म कपड़े, उनका भी बड़े पैमाने पे उत्पादन हो रहा था और उनको भारत से बाहर भेजा जा रहा था। वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी काम कर रहे थे, जिसमें कश्मीर एक सबसे बड़ा क्षेत्र था जहां से ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते थे। दूसरा एक बड़ा उद्योग था जहाजरानी उद्योग, या जहां शिप बनाई जाती थी उनमें बंगाल, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ महाराष्ट्र, ये वो जगह थी जहां पे बड़े पैमाने पे जहाज उद्योग या शिपिंग इंडस्ट्री काम कर रही थी। इसके साथ ही साथ और दूसरे शहरों का भी बहुत बड़ा योगदान है इस तरह के आर्थिक विकास में। मुख्य तौर पे एक तरफ हम देखते हैं जहां 18वीं शताब्दी तक आते आते दिल्ली, आगरा और लाहौर जैसे पुराने उत्पादन के केंद्र थोड़े कमजोर पड़ रहे थे, तो दूसरे तरफ नए उत्पादन के केंद्र बन रहे थे बनारस, पटना, लखनऊ और उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं। इसके अलावा मुंबई और पुडुचेरी, मद्रास, कोलकाता और चंद्रनगर, ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे क्षेत्र थे जहां से भारतीय वस्तुएं भारत के बाहर भेजी जाती थी। इसके साथ ही साथ 18वीं शताब्दी में यही नहीं, 18वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो जो विदेशी व्यापार था वो विदेशी व्यापार भी बहुत ही अपने समृद्ध अवस्था में था। खास तौर से भारत की बनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भारतीय वस्तुएं भारत के बाहर भेजी जाती थी, जिनमें मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो जो सिल्क उद्योग है, वो सिल्क उद्योग की वस्तुएं या कपड़े, इस मलमल जिसको हम बोलते हैं, उसका बड़े पैमाने पे डिमांड था। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो मोती है, भारत पर्ल का एक्सपोर्ट करने वाला एक बड़ा देश था जिसने यूरोप में बड़े पैमाने पे भेजा जाता था। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो खजूर और गर्म कपड़े और जो सूती कपड़ा है उसका भी, अलग अलग किस्म के फल और इसके साथ ही साथ गुलाब जल, उसका भी उत्पादन भारत करता था। और ये जो है पर्शियन गल्फ या पर्शिया की खाड़ी में के तरफ जाता था। इसके अलावा जो है कॉफी और साथ ही साथ सोना, सोने से बने हुए आभूषण, दवाइयाँ और शहद, ये भी जो है अरब क्षेत्रों तक जाता था। साथ ही चाय, चीनी और इसके अलावा अगर हम देखें सिल्क के बने हुए उत्पाद वो चाइना तक जाते थे। इसके अलावा सोना और अलग अलग किस्म के कपड़ों और साथ ही साथ जो दूसरे और उत्पाद थे वो तिब्बत, सिंगापुर और बड़े पैमाने पे जो मसाले थे, और इसके अलावा जो इत्र है और वाइन यानी कि शराब, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो गन्ने के बने हुए उत्पाद,
हाथी दांत के बने हुए आभूषण और दवाइयाँ वो अफ्रीका और इसके अलावा यूरोप तक भेजे जाते थे, जिनमें कॉपर भी था, यानी कि तांबा, लोहा और शीशे, और इसके अलावा कागज, ये बड़े पैमाने पे भेजा जाता था। इसलिए 18वीं शताब्दी को अगर हम देखें, एक ऐसी शताब्दी जो भारत के लिए एक बहुत ही समृद्धशाली समय रहा है, जिसमें भारत में कृषि में न केवल उत्पादन और विपणन की जो व्यवस्था थी वो एक समृद्ध अवस्था में थी, बल्कि दूसरे तरफ अगर हम देखें तो भारत विश्व अर्थव्यवस्था में ढेर सारा योगदान दे रहा था। और मुख्य तौर पे अगर हम देखें, इस समय तक 16% से भी अधिक जो विश्व व्यापार था, उस विश्व बाजारवादी अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था अपना योगदान कर रही थी। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पे देखा जाता है। तो इसलिए 18वीं शताब्दी में जबकि भारत में यूरोपीय जो कंपनियां हैं वो आ रही हैं या व्यापार कर रही हैं, वो ऐसा नहीं कि बस भारत की तरफ आ गए, बल्कि भारतीय उत्पाद, भारतीय कृषि उत्पाद, भारतीय औद्योगिक हस्तशिल्प उद्योग और जो लघु उद्योग है उनके उत्पादन और भारतीय कारीगरों के बनाए गए जो कारीगरी है उससे वो प्रभावित होकर भारत की ओर आए, और भारतीय उत्पादों की मांग इतनी ज्यादा थी कि भारत दुनिया का एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र के तौर पे देखा जाता था, जो केवल कृषि या अगर हम कहें अपने भौगोलिक समृद्धि के तौर पे नहीं, बल्कि यहाँ के जो कारीगर हैं उनके उत्पादन से भी, और विशेष तौर पे जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उन क्षेत्रीय शक्तियों ने भी इस तरह के उत्पादन में अपनी सहायता दी। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि भले ही पुराने शहर अपनी चमक जो है वो फीकी करते जा रहे थे, लेकिन दूसरे तरफ उनकी जगह नए शहरों का विकास होता है, वो 18वीं शताब्दी में ही होता है। और इस तरह से अगर हम देखें 18वीं शताब्दी में, तो भारतीय अर्थव्यवस्था अपना एक बड़ा योगदान दे रही थी विश्व अर्थव्यवस्था में, और मुगल साम्राज्य का जो पतन है या अगर हम कहें डिसइंटीग्रेशन, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियों का उत्थान था, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को और ज्यादा समृद्धशाली बनाया। और यही कारण था कि आगे चल के बैंकिंग सिस्टम भी हमको दिखाई पड़ता है, और उस बैंकिंग सिस्टम में मुगल काल से ही पहले से ये चीजें चली आ रही थी, और अलग अलग तरह के बैंकर्स, जो ग्रुप ऑफ बैंकर्स थे, वो काम कर रहे थे, और रुपए का जो मौद्रीकरण था, मोनेटाइजेशन, उसके अलग अलग प्रकारों का वो प्रयोग कर रहे थे, जिनका संबंध हम देखते हैं 13वीं शताब्दी से ही है, और उनके बाद के वर्षों में भी ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। और खास तौर से अगर हम देखें, जो बड़े बड़े सर्राफ थे, जो भारत के बड़े बड़े और दूसरे व्यापारी थे, उन व्यापारियों ने अपने अंतर्गत जो है अलग अलग किस्म की मुद्रा प्रणालियों को जन्म दिया था, जो 18वीं शताब्दी तक हमें दिखाई पड़ती हैं। और इसमें मुख्य तौर पे बंगाल, दक्षिण भारत, गुजरात और बनारस के व्यापारी दिखाई देंगे, जो सोने के व्यापार और दूसरे और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे, जिनका विकास मुगल काल के दौरान और उसके बाद 18वीं शताब्दी में भी हमें दिखता है, जो बड़े पैमाने पे सोने और चांदी के व्यापार से होता हुआ आया, और यूरोपीय शासन व्यवस्था यानी अंग्रेजी शासन व्यवस्था के शुरू होने से पूर्व तक यहाँ पर विकसित होता रहा। इसलिए 18वीं शताब्दी को अगर हम देखें तो 18वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी के तौर पे हम देख सकते हैं जिसमें भले ही राजनीतिक उथल पुथल रही हो, लेकिन आर्थिक और सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन या व्यापक समृद्धि हमें दिखाई पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कैसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने अपना शासन स्थापित किया। थैंक यू।